हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवेंद्र राजपूत है और मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। मेरी इस जर्नी में मैंने जो जो सीखा है कि हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव कैसे होता है और हिस्ट्री को पढ़ते टाइम हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिस्ट्री को यदि हम शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि जनरली लोग कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग है या फिर इसमें डेट्स हैं, सिर्फ फैक्ट्स हैं। तो ये कितना सही है? तो ये गलत है। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं होते, इससे बियॉन्ड है। फॉर एग्जांपल, हम किसी कल्चर की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हमको सिर्फ उसके डेट से सारी चीज़ें नहीं पता चल जाती हैं। हमको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस एरिया में बसना कैसे शुरू हुआ, ओरिजिन ऑफ सोर्सेज क्या क्या थे। फिर जब वो बसना शुरू हो गया तो वो अपने विकसित रूप में कैसे पहुंचा, वहाँ पे कौन कौन से सिटीज़ थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल। जब इन सब से आगे चलते हैं तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी अच्छी सभ्यता एकदम से उजड़ के रह गई, मोहनजोदारो पूरा उजड़ के रह गया। तो ऐसी क्या चीज़ें हुई, तो हमको वहाँ के कल्चर की सारी चीज़ें पता चलती हैं, वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट रहा होगा, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इनके अलावा हमको वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति कैसी थी ये पता चलती है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी ये पता चलती है, वहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया कैसा था, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती है। तो ये सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स से बियॉन्ड होता है। अब सेकंड चीज़ आता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें कैसे, हमारा पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमेशा समझने की कोशिश करें रेदर देन उसको रटने की कोशिश करने वालों के लिए। तो समझें तो कैसे समझें? तो हिस्ट्री को जब हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं तो जनरली ये भूलर जाता है, तो हम उसको रटते हैं। तो हिस्ट्री को रटने को छोड़ के हम इसको एज अ वोल ना पढ़ के एज अ पार्ट में पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब वो कैसे डिवाइड करेंगे? तो एक तो हम जो कॉमनली सब जानते हैं कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। इसके अलावा मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम इसको छोटे छोटे सब ग्रुप्स में बांटते हैं। तो हम एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री को, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए इसको ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को। कौन कौन से? पहला होता है प्री हिस्ट्री, सेकेंड होता है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड होता है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री ऐसा समय था जहाँ पे हम लोग को कोई भी राइटिंग्स नहीं मिली हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पाषाण काल। पाषाण काल में हमको कोई भी राइटिंग्स एविडेंस नहीं मिले हैं। वहाँ पे हम लोग को सिर्फ गुफाओं में चित्र मिला है, वो उसको पिक्टोग्राफी कह सकते हैं, बट हम लोग को कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला है। जब हम सेकंड आते हैं किसमें? प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग को रिटन एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन इसको हम लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको राइटिंग्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे बड़ा साइन बोर्ड है धोलावीरा से मिला है, वहाँ से हम लोग को रिटन एविडेंस तो मिले हैं, बट उसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली किस लैंग्वेज का है। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल है, वो है वैदिक एज। वैदिक एज इसमें क्यों काउंट किया जाता है? वैदिक एज में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था, वहाँ मौखिक एक से दूसरे के पास जा रहा था, गुरु से शिष्य सीख रहे थे, शिष्य से फिर उनके आगे आगे चला जा रहा था। वैदिक एज के जो लिटरेचर है ये सब कम एक्चुअली में कब कंपाइल हुए हैं? तो ये आगे जाके, फॉर एग्जांपल, गुप्ता इरा में मोस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर की जो बुक्स हैं वो कंपाइल हुई हैं। फिर थर्ड आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा समय था जहां हमको सारी चीज़ें मिली हैं, हिस्टोरिकल राइटिंग्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं। और कौन कौन से सोर्सेस? फॉर एग्जांपल, सिक्के मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, और इससे हमको वहाँ की इकोनॉमिक, सिक्के से इकोनॉमिक स्थिति पता चल जा रही थी, और वो एरिया में कैसे ट्रेड होता था, इन सब की चीज़ों के बारे में पता चल जा रहा था। और कई कई सिक्कों में तो लिखा होता था, तो उसको भी हम देख लिए कि पाली लैंग्वेज जो लिखा है कि प्राकृत लैंग्वेज जो लिखा है, इसको भी आइडेंटिफाइड कर लिए। तो जो हमको रिटन एविडेंस मिला था उसको आइडेंटिफाइड कर लिए। कैसे? जैसे बौद्ध रिलीजन की पाली ग्रंथ में बहुत सी पुस्तकें हैं, जैन रिलीजन की प्राकृत लैंग्वेज बहुत से पुस्तकें हैं, तो इन लैंग्वेज को हमने आइडेंटिफाइड कर लिया था। तो यहाँ इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो हिस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस हमने 3 पार्ट डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को हम करते हैं एक साइड में। अब शुरू करेंगे हम एंशियंट हिस्ट्री को। एंशियंट हिस्ट्री को हम कैसे अप्रोच करें? तो एंशियंट हिस्ट्री को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 से 7 पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे? हिस्ट्री में सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में आता है पाषाण काल। जितने भी पाषाण काल हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, उसके बाद ताम्रपाषाण, कांस्य युग और
लास्ट में जो महापाषाण काल आता है उसको सबको हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, पाषाण काल। दूसरा पार्ट आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद क्या आएगा? वैदिक संस्कृति आएगा। वैदिक संस्कृति ख़त्म होगी, फिर मगध एम्पायर तो एक बस था, इसके अलावा और जो छोटे छोटे 16 महाजनपदों का उदय होगा। तो हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम फिर आएंगे मौर्यन एम्पायर पे। मौर्यन एम्पायर कंप्लीट करने के बाद पोस्ट मौर्यन ईरा आता है। पोस्ट मौर्यन ईरा में जो छोटे छोटे शुंग और जितने भी राजवंश आए थे वो कैसे उत्कर्ष हुए, ख़त्म हुए, ये पोस्ट मौर्यन ईरा पे आता है। जब ये कंप्लीट होता है तो गुप्ता ईरा आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। गुप्ता ईरा कंप्लीट होने के बाद पोस्ट गुप्ता ईरा आता है, जिसमें हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी छोटे छोटे राज्य हैं, मौखरी वंश, जो कि कैसे इस एरिया में उद्भव हुआ था। तो अब यहाँ तक मोस्टली हम लोग कंपाइल कर लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद भी अर्ली मेडाइवल आता है। कुछ लोग उसको एंशिएंट हिस्ट्री में लिखते हैं, कुछ उसको मेडाइवल में रहता है। अपन मेडाइवल में उसको लेके चलेंगे। तो एक बार काउंट करते हैं कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला हो गया पाषाण काल, दूसरा हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा हो गया वैदिक एज, चौथा हो गया हमारा 16 महाजनपद, पांचवा हो गया मौर्यन ईरा, पोस्ट मौर्यन ईरा छठा, और सातवां हो गया गुप्ता, और आठवां हो गया पोस्ट गुप्ता ईरा। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री को 8 भागों में डिवाइड कर लिया। अब हम लोग को एटलीस्ट ये तो पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है और कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है, ये हमारे दिमाग में आया। डिवाइड करने से यही है कि हमने माइंड मैप बना लिया। माइंड मैप बना लिया, हमको 8 पार्ट में हिस्ट्री के बारे में पता चल गया। अब इसमें 8 पार्ट में हम लोग को करना क्या है कि इसके अंदर राजा कौन कौन थे, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति कैसी थी, और वहाँ पे कैसे ट्रेड हो रहा था, ये सारी चीज़ें करते जाएंगे तो हमको एक एक करके सारे एम्पायर भी याद हो जाएंगे। इतने में 8 पार्ट में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। मोस्टली कंप्लीट हो गया, एकदम से हम नहीं कह सकते कि पूरा ही कंप्लीट हो गया, बट मोस्टली कंप्लीट कर लिया हमने। अब जब मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो अब मेडाइवल हिस्ट्री को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करें? तो सबसे पहले अर्ली मेडाइवल आता है। हमने इसको मेडाइवल में लिया ना, अर्ली मेडाइवल को। अर्ली मेडाइवल जनरली राजपूत ईरा कहा जाता है, जिसमें प्रतिहार वंश आया था और आसपास जितने राजपूतों का उद्भव हुआ था, जिनको 9वीं से 12वीं सदी के बीच का समय कहा जाता है। इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट का जो ट्रिपर्टाइल वॉर था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो नॉर्दर्न ईरा के बारे में हो गया। सदर्न ईरा में जो बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश थे, चोल राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्ली मेडाइवल में हम पढ़ते हैं 9वीं से 12वीं सदी के बाद में। अब जब अर्ली मेडाइवल कंप्लीट हो जाता है तब हम आते हैं मेडाइवल शुरू करते हैं सल्तनत एज से। तो सल्तनत एज भी छोटे छोटे राजवंश में डिवाइड है। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर लेते हैं? सबसे पहले कौन सा वंश आया था? तो सल्तनत एज में स्टार्ट ही किसने किया था? तो गुलाम वंश सबसे पहले आता है, गुलाम वंश। फिर सेकंड में आता है खिलजी वंश, फिर तीसरे में आता है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और लास्ट में लोधी वंश। तो ऐसे 5 वंश में डिवाइड है। तो सल्तनत एज हमने कंप्लीट कर लिया। ये मतलब हमने अंदर से नहीं कंप्लीट किया, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ टॉपिक देख रहे हैं कि कैसे डिवाइड किया जाए किसी टॉपिक हिस्ट्री को। तो हमने सल्तनत एज कंप्लीट कर लिया। देन अब क्या आता है? तो सल्तनत एज के बाद भक्ति मूवमेंट आया, सूफी मूवमेंट आया। ये 2 टॉपिक इसमें ऐड हो जाते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री का है वो है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को पढ़ते हैं तो इसको हम मुगल एम्पायर को एक कंप्लीट लेके करते हैं। अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे। मुगल एम्पायर में कौन कौन से राजा आए, फिर उन्होंने क्या क्या किया, कैसे पेंटिंग्स डेवलप हुई, कैसे आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछती हैं। अब कोई नहीं पूछता कि अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर कौन था, ये सब सारी चीज़ें नहीं पूछती। ये पूछता है कि इस पेंटिंग को किसने बनाया, ये पेंटिंग किसके टाइम पे डेवलप हुई, ताजमहल बना किसके टाइम पे बना, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और जब हम मुगल एम्पायर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अकबर से लेके औरंगजेब के टाइम का आता है, और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। इसके बाद के टाइम को हम लोग लेटर मुगल्स कहते हैं। तो लेटर मुगल्स को या तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं या मेडाइवल में ही अपन ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार काउंट करते हैं कि मेडाइवल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो गया अर्ली मेडाइवल, दूसरा हो गया सल्तनत एज, तीसरा हो गया सूफी ईरा, चौथा हो गया भक्ति मूवमेंट, और 5वां हो गया मुगल ईरा, और 6वां
हो गया पोस्ट मुगल एरा। पोस्ट मुगल एरा में जिसमें हम लोग फर्रुखसियार और क्या कहते हैं जो बाकी रूलर्स थे 1857 तक के जितने भी मुगल रूलर थे, मोहम्मद रंगीला के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिसको वो पोस्ट मुगल एरा में इनके बारे में पूछता है। 1857 तक के जितने भी रूलर्स थे वो पोस्ट मुगल एरा में आ जाते हैं। तो हमने 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया मेडाइवल हिस्ट्री को। मेडाइवल हिस्ट्री के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री, आजकल जो क्वेश्चन पेपर का बहुत फेवरेट जो सेट करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करें। मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम शुरू करते हैं तो कोई भी किसी भी बुक से पढ़ें, हम लोग स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, या मोस्टली बुक्स में यहीं से शुरुआत है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कैसे आए इंडिया में, यहीं से शुरुआत होता है। तो इसमें कैसे कैसे आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांस, ऐसे करके हम लोग क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं कि कैसे कैसे यहाँ आए और अपनी बस्तियाँ बसाना शुरू किए। अब जब बस्तियाँ बसा आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करना है कि बस्तियाँ जब बस गई हैं तो अब क्या होगा, अब इन लोग का कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ के रूलर्स के साथ। तो बस्तियाँ बसने के बाद अब वॉर शुरू होगा। वॉर शुरू में पहले तो ये लोग खुद ही लड़ लिए, जैसे अंग्रेज और फ्रेंच जो थे, एंग्लो फ्रेंच वॉर होगा। एंग्लो फ्रेंच वॉर जब हो गया, जब अंग्रेज जीत गए, अपना यहाँ पे दबदबा बना लिए, तो अब जो वो हिंदू राजाओं के साथ लड़ना शुरू करेंगे। तो हिंदू राजाओं के साथ जब लड़ते हैं तो एंग्लो मराठा वॉर हम देखते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर देखते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर, ये जो मेजर वॉर थे, ये जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर अब इंडिया के बाहर भी इन्होंने शुरू किया। फॉर एग्जांपल नेपाल के साथ युद्ध करने, एंग्लो नेपाल हो गया नेपाल। एंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा इन्होंने, एंग्लो सिख युद्ध लड़ा 1845-46 में। इसके बाद लास्ट में एंग्लो अफगान वार भी होता है, तो वो तो बहुत दूर हो गया। तो ये सारे युद्ध थे, और जैसे ही हमने युद्ध को एक पार्ट में रखना है, पूरा युद्ध कंप्लीट हुआ, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी बस्तियां भारत में फैलाना शुरू कर दी। और यहाँ जो सबसे पहला युद्ध हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, यहीं से अंग्रेजों को अपना स्थापत्य भारत में स्थापना करने की शुरुआत माना जाता है। और फिर जो दूसरा युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेट कर लिए इन्होंने, बंगाल को अपने अंडर में कर लिया था। वो क्या कहते हैं, ऑफिशियली भले वो यहाँ का था, बट दीवानी राइट्स उनको मिल गया था, वो वहाँ रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। तो हम मानते हैं कि 1764 जो बक्सर का युद्ध था, वो यहाँ से अंग्रेजों ने भारत को या लूटना शुरू कर दिया, या जो भी कहें। फिर यहाँ से ये पूरा जाता है 1857 तक। 1857 में तो इसके बीच क्या होगा, जब लूट रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो होंगी, लूट रहे थे तो अब कोई रिवोल्ट भी करेगा बहुत सारे। तो यहाँ पे ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, फार्मर प्रोटेस्ट आए, ये विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इसके अलावा यहीं पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट्स, सुधार होना शुरू हो जाएगा। कैसे, क्यों सुधार हो रहा, क्योंकि एजुकेशन अब मिल रहा है ना, वेस्टर्न एजुकेशन इनको दिया जा रहा था, तो इनके पास भी बुद्धि आई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, लिबर्टी क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें समझ आ रही थी। तो अब रिवॉल्यूशन यहाँ भी सोशल रिलीजियस रिवॉल्यूशन शुरू होगा इंडिया में। अब ये हो गया 1857 के पहले का। अब 1857 के बाद वैसे तो अब गठबंधन बनना शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस तो बहुत 1885 में बना, इसके पहले छोटे छोटे बहुत सारे गठबंधन बनेंगे। फॉर एग्जांपल मद्रास में मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल में इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था। तो ये छोटे छोटे गठबंधन बने थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट भारत की हिस्ट्री का, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। 1885 से 1947 तक इसको हम लोग नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं, और इसको भी बीच बीच पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बट यदि हम लोग अभी शॉर्ट में इसको जल्दी कंप्लीट करें तो 1885 से 1947 में नेशनल मूवमेंट में मिला देते हैं। 1947 में हम लोग को स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता मिलने के बाद वहाँ पे कैसे मिला हमको, कैसे हमने अपने संविधान को बनाया और कैसे इसको लागू किया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा भारत देश जब आज़ाद हो गया तो कैसे राज्यों को एकत्रित किया गया। जैसे कुछ राज्य थे जो शामिल नहीं होना चाहते थे, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, जोधपुर, जम्मू कश्मीर बहुत फेमस है। तो इनको क्या करके, कैसे, कहाँ पे पुलिस भेजी गई, कहाँ पे ऐसे ही जनमत संग्रह से इनको भारत में मिला दिया गया, ये सारी चीज़ें हम इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद पढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा कि
धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते जाती हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजना आई, इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा जो 2 इम्पॉर्टेंट है वो है, एक पहला तो पंचशील। पंचशील क्या था इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्योंकि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1960 के अराउंड पे, तो अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो बोल दिए थे हम ना रशिया के साथ हैं ना हम यूएसए के साथ हैं, हम अलग रहेंगे। तो इसी को बोला जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो अब मॉडर्न इतने में कंप्लीट हो जाता है। तो मॉडर्न को कैसे यदि शॉर्ट में कंप्लीट किया जाए तो हम देखते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पहला हो गया, सेकंड हो गया वॉर जितने भी हैं, थर्ड हो गया 1857 का वॉर, फोर्थ हो गया 1857 से जो 1885 तक के जितने भी छोटे मोटे गठबंधन बने थे वो, और छठवा हो गया जितना भी 1885 से 1947 के बीच जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसको हम पढ़ते हैं। और लास्ट में स्वतंत्रता के बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा पढ़ा जाता है। तो 3 3 6 7 से 8 में और भी अपन डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं किसी बुक्स की ज़रूरत है। मैं अपने से यह माइंड में बना हुआ है, मेरे को पता है कि हिस्ट्री इतने इतने पार्ट में डिवाइड है और इस पार्ट के अंदर ये चीज़ें हैं। तो इसको एज अ वोल ना पढ़ के एज अ पार्ट में पढ़ के ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम हिस्ट्री को याद कर सकते हैं। और इसी उसमें हम धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करेंगे, एक एक लेक्चर थोड़े टाइम पे आ सकती है, लेकिन ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट किसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे कि कोई चीज़ें छूट ना जाए, और अपना पर्सपेक्टिव सेट करेंगे कि हाँ एक्चुअली कैसे क्या चीज़ें हो रही थी, जिससे हमको ईजिली ये याद हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे हम वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट से आए, तो आप लोग अपना यदि अभी तक हैं इस वीडियो में तो अपना प्यार दिखाएं और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल, जिससे हमको भी कॉन्फिडेंस मिले कि हम और ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।